नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और हर हफ्ते हम एक फंड की बात करते हैं, उसके फंड मैनेजर से बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त बाजार में आपको कहाँ निवेश करना चाहिए और कौन से फंड में करना चाहिए। तो इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में आज हम बातचीत करेंगे क्वांट म्यूचुअल फंड के फाउंडर और CIO संदीप टंडन जी से। संदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ फायदेमंद फंड्स में। सर, हम लोग बातचीत करेंगे फंड के बारे में भी डेफिनेटली आज क्वांट फ्लेक्सी कैप में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ब्रॉडर पिक्चर समझना ज़रूरी है कि मार्केट में इस वक्त चल क्या रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि पिछले 1-1.5 महीने में मार्केट में एक अच्छी तेज़ी लौटी है और US से भी अच्छी खबरें आ रही हैं। इन्फ्लेशन वहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दे रहा, WPI भी कम हो गया है। तो मोटे तौर पे क्या ये मान लिया जाना चाहिए या समझ सकते हैं हम कि मार्केट में एक बॉटम फॉर्मेशन हो गया है और जो बहुत ज़्यादा कंसर्न्स थे वो अब सबसाइड हो गए? देखिए, हम लोग मिड जून मंथ से हम लोग बात कर रहे थे कि रिफ्लेक्स रैली कार्ड पे प्ले आउट हो रही है। वो क्यों होना था? क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फियर था। जो हमारा क्वांट फियर इंडेक्स था वो काफी जगह 2020 के मार्च 2020 के भी ऊपर था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेगेटिविटी थी और बिहेवियर एंगल से देखें तो लोगों को कन्विक्शन था कि बाजार और करेक्ट होगा, इसलिए हमको वेट करना चाहिए। और हमेशा उसका एग्जैक्टली उल्टा प्ले आउट होता है। दूसरा हमारा एक थीसिस था कि अक्टूबर, हम लोगों का एक बड़ा व्यू था कि जिस तरह से कमोडिटीज प्राइसेस में करेक्शन हुआ है या जो भी इन्फ्लेशन रिलेटेड चैलेंजेस थे, जो लॉजिस्टिक इश्यूज थे, वो सब सॉर्ट आउट होते दिख रहे। तो हम लोगों का एक व्यू था कि अगस्त एंड आते आते इन्फ्लेशन का नैरेटिव कम हो जाएगा। लेकिन मार्केट तो हमेशा उस चीज को पहले एडवांस में फैक्टर करेगा, क्योंकि किसी को ना किसी को समझ में आ जाती है बात, तो कुछ लोग कॉल बड़ा ले लेते हैं। तो वो प्ले आउट हुआ। जैसे हमने इसको रिफ्लेक्स रैली का नाम दिया, तो बहुत अच्छे से प्ले आउट हुआ। अब देखिए, 2-2,500 पॉइंट निफ्टी चला है, तो एक ये रिफ्लेक्स रैली में भी थोड़ा कूल ऑफ दिखता है। हम लोग को लगता है यहाँ से कंसोलिडेशन करेक्शन होगा, और करेक्शन से ज्यादा मैं इसको कंसोलिडेशन बोलूंगा, क्योंकि इतना बड़ा मूव दिया है और लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो अब नैरेटिव चेंज होगा। जो पहले सेल ऑन रैलीज का नैरेटिव बिल्ड हो गया था जून एंड तक, अब वो वापस बाय ऑन डिप्स का नैरेटिव बिल्ड होगा, क्योंकि ये रैली में लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। ओके, अगर हम देखें FIS ने जितना माल बेचा है उसका शायद 8-10% भी नहीं खरीदा उन्होंने भी, तो लेफ्ट आउट फीलिंग है। तो बाय ऑन डिप्स का नैरेटिव बिल्ड होगा। बट अगर हम इमीडिएटली नियर टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑब्वियसली इतना मार्केट में अपमूव दिया है ग्लोबली, तो मुझे ग्लोबली मार्केट में छोटा करेक्शन कंसोलिडेशन दिखता है और उसके लिए मार्केट वापस हेल्दी हो जाएगा बड़े अपमूव के लिए। संदीप सर, इन्फ्लेशन डेफिनेटली US में भी कम हुआ और भारत में भी सॉफ्ट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जिस तरीके से फेडरल रिजर्व ने अपना स्टांस बना रखा है कि वो अभी भी हाइक्स पे हाइक्स करेंगे और एक्सपेक्टेशन है कम से कम 75 बेसिस पॉइंट की 2 हाइक इस साल फेड की तरफ से आती हुई दिखेंगी। तो ना चाहते हुए भी हमारे रिजर्व बैंक की मजबूरी हो जाती है, करेंसी प्रोटेक्ट करनी है, तमाम चीज़ें हैं, तो हाइक होगी यहाँ पे भी, ऐसा लगता है, बावजूद इसके कि इन्फ्लेशन हमारा सॉफ्टन होगा। तो क्या आपको लगता है कि RBI अपना रुख बदल लेगा? एक सवाल। दूसरा ये कि इस परिस्थिति में चूंकि कॉस्ट ऑफ फंड बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, तो मार्केट इसको जस्टिफाई कैसे करेगा कि ये जो समस्याएं थी वो खत्म हो गई, क्योंकि नंबर्स में और डेटा में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए, ऐसा है कि अगर हम लोग ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की बात करें, जो भी तरह का इन्फ्लेशन लास्ट ईयर सिर्फ एक दिखना स्टार्ट हो गया था, तो पूरा जो इंटरेस्ट रेट हाइकिंग का जो साइकिल होता है उसमें सब सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली लेट है और फेड तो 2-3 क्वार्टर लेट है। अगर हम इंडिया की भी बात करें तो कम से कम 1.5 क्वार्टर हम लोग भी लैग पे हैं। तो इसलिए भले ही नैरेटिव अपना कम हो जाएगा और इंटरेस्ट रेट का लोग एक्सपेक्टेशन होता है कि ये कम हो गया तो इमीडिएटली हाइक क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई उस साइकिल में लैग पे चल रहा है तो उसको 1-2 हाइक इंटरेस्ट रेट और करना पड़ेगा कि साइकिल को कैचअप करने के लिए। लेकिन मार्केट आप देखिए हमेशा एडवांस होता है। जब इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं हुए थे तो सितंबर 2021 में या नवंबर 2021 में मार्केट का एक अच्छा टॉप बना था ग्लोबली, एक यूफोरिया हुआ था जिसको हम लोग अपने क्वांट के बिहेवियर लैंग्वेज बोलते हैं। यूफोरिया था, एक्स्ट्रॉर्डिनरी यूफोरिया दिखा था, और वो उस चीज को करेक्शन, आपने अच्छा खासा करेक्शन देखा US मार्केट में, 20 से 30% करेक्शन देखा, स्टॉक स्पेसिफिक 30-50% भी करेक्शन देखा। तो जैसे मार्केट भी हमेशा आगे की चीजें पढ़ पाता है या देख पाता है, उसी तरह ये जो जो इंटरेस्ट रेट हाइक 1 या 2 जो और बाकी दिखती है, वो मार्केट उस चीज को एडवांस में फैक्टर कर रहा है, इसलिए उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अभी मेंटली लोग प्रिपेयर हो चुके हैं, ये साइकिल प्ले आउट हो रही है और फेड उस साइकिल में डिलेड है, तो उसको रीबैलेंस तो करना है उस साइकिल को।
जी, एक सवाल और सर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सेक्टर और फंड स्पेसिफिक होंगे। क्रूड ऑयल को लेकर के भारत हमेशा चिंतित रहता है। 100 से ऊपर है तो हमारे लिए हमेशा ही प्रॉब्लम है, रादर 80 के नीचे ही हमारे लिए कंफर्ट होता है। अभी भी देखिए अराउंड 100 वो हावर कर रहा है। आज ही एक मैंने गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट पढ़ी जो दिसंबर तक फिर से 130 की बातें कर रहे हैं, और यूएस में भी गैसोलीन की प्राइस $5 तक जाने की बातें कर रहे हैं। तो क्या हमारे लिए ये एक रिस्क बना रहेगा, हमेशा सरदर्द एक रहेगा क्रूड वाला, या इसके अलावा भी आपको लगता है कोई और चिंता हो सकती है? नहीं, अपने अगर हम भारतवर्ष की बात करेंगे तो क्रूड बड़ा रिस्क है, और वही एक लास्ट रिस्क। अभी अगर हम लोग लार्जर इन्फ्लेशन देखें या बिग पिक्चर की बात करें तो वो एक रिस्क अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट हम लोग का भी जो भी डेटा एनालिटिक्स हम लोग करते हैं उसके हिसाब से ये रिस्क अभी भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन जिस तरह का ग्लोबल माहौल बिल्ड हो रहा है अभी, जैसे यूरोप में हम देखें तो रिसेशन आ चुका है, काफी जगह एनवायरनमेंट का डिमांड का स्लिप आउट इम्पैक्ट आया है, तो ऐसा लगता है कि ये सेट साइकिल या तो पीक आउट हो चुकी है क्रूड की, या बहुत जल्दी पीक आउट हो जाएगी। तो उसके बाद आपको उसमें और भी बड़ा फॉल दिखता है। जैसे अगर हम सितंबर अक्टूबर की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी होना है कि वो ये मंथ में अगर स्पाइक करना है तो स्पाइक कर सकता है थोड़ा बहुत, तो फिर वहां से करेक्ट हो जाएगा। तो एक बड़ा रिस्क कम हो चुका है, लेकिन वो पीक आउट नहीं हुआ है अभी भी। तो एक छोटा सा रिस्क बाकी है, बट उसकी इंटेंसिटी उतनी उतनी अब ज्यादा नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। ओके, तो वो इतनी इंटेंसिटी नहीं, वो इतनी चिंता की बात नहीं। अब सर आते हैं हम लोग थोड़ा सा अपने घरेलू बाजार पे, और पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड जो है इसने आउट परफॉर्म किया है। अगर आप 3 साल में देखें, 1 साल में देखें, तब भी बहुत ही बेहतरीन रिटर्न कमा के दिए हैं निवेशकों को, जो भी लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं। तो ऐसे बहुत ही फोकस्ड फंड पे ध्यान रखना चाहिए, और खासतौर पे फ्लेक्सी फंड है तो ये रिलैक्सेशन रहता है कि आप अपने हिसाब से बेटर स्क्रिप्ट चूज कर सकते हैं। तो सर अब थोड़ा सा सेक्टरली मैं समझना चाहूँगा कि आपके फंड में अभी भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल पे बहुत ज़्यादा फोकस है, और बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बैंक एंड फाइनेंशियल आउट परफॉर्म करेगा। क्यों ऐसा लगता है, क्या कारण है इसके? देखिए, ऐसा है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर हम इंडिया की देखें तो इंडिया का जो अपना कैपिटल गुड्स का साइकिल है या केपेक्स साइकिल की अगर हम बात करें, वो 10 साल बाद वापस आया है। और इसका साइकिल, इसका जो टेन्योर होता है थोड़ा लंबा होता है, ये 10-12 साल की ही साइकिल होती है। तो अगर हम 10-12 साइकिल में शायद 6-8 महीने ही हुए हैं, आप साल भर भी पकड़े हो साइकिल को, तो बहुत अर्ली स्टेजेस पे हैं। और जिस तरह से गवर्नमेंट का पीएलआई के ऊपर एम्फेसिस है, और यहाँ पे जिस तरह से कैपेक्स बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउस बात कर रहे हैं, तो मटेरियल्स या आपके मटेरियल स्टॉक्स के अगर हम देखें तो वो बेनिफिशियरी होते हैं, कैपिटल गुड्स के स्टॉक, इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बेनिफिशियरी होती है। उसी तरह बैंकिंग और फाइनेंशियल को बड़ा बेनिफिट आता है। बैंकिंग पर्टिकुलरली अगर हम देखें, जो इस साइकिल को अल्टीमेटली आपको जब केपेक्स साइकिल आता है तो आपको टर्म लोन भी चाहिए है, और बिजनेस ग्रो होता है तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी है। तो नेचुरल है कि केपेक्स साइकिल के आने के कारण बैंकिंग फाइनेंशियल्स को भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। ओके, इसका उल्टा भी होता है कि जब रिसेशन होता है तो आपके एनपीए होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो रिसेशन जैसा तो कोई सिनेरियो इंडिया में तो नहीं दिखता है। ओके, तो वो बैकग्राउंड देखते हुए बैंकिंग थोड़ा सेफ हो जाता है। और ये अगर हम देखें तो 2018 के बाद ये सेक्टर अंडर परफॉर्म करके गया है। ओके, और जैसे ही टेक्नोलॉजी सेक्टर पीक आउट हुआ, जैसे सितंबर अक्टूबर 2021 में, जो हम लोगों ने एक बड़ा कॉल लिया भी था कि आईटी सेक्टर ग्लोबली पीक आउट हुआ है वैल्यूएशन मल्टीपल से, और उस समय हमने एक बड़ा कॉल दिया था कि यहाँ से बैंकिंग आउट परफॉर्म करेगा। वो काफी अच्छा प्ले आउट भी हुआ है, बट हमको अभी भी अच्छा लगता है। ठीक है, इतना बड़ा मूव दिया है ऑफ लेट बैंकिंग स्टॉक में, तो वहां पे भी करेक्शन और कंसोलिडेशन होगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी, तो वहां पे भी करेक्शन हो सकता है। बट एक थीसिस अगर हम मीडियम टर्म की बात करें और लॉन्ग टर्म की बात करें तो अच्छा लगता है। और उसमें खासतौर पे पीएसयू बैंक्स भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि केपेक्स साइकिल के सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं वो लोग। जी सर, क्या आपको लगता है कि जो रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन कॉर्पोरेट उस तरह से पिकअप नहीं कर रही थी, या मैं कहूँ कि थोड़ी थोड़ी पिकअप करनी शुरू की थी, और उसी बीच में ये रेट साइकिल अपवर्ड होना शुरू हो गया? ये कोई मुश्किल पैदा करेगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे?
नहीं, इससे क्या एक साइकोलॉजिकल तो इम्पैक्ट लोगों को लगता है, बट अगर हम ग्राउंड पे देखें तो कैपेक्स साइकिल है। आप जिस तरह की अर्निंग्स कॉल हो रही हैं, जितनी भी इंजीनियरिंग कंपनीज हैं, अभी जो भी कैपिटल गुड्स से रिलेटेड कंपनी है, वो सबका जो आउटलुक है एशिया के प्रति या इंडिया पर्टिकुलरली, इवन जो ग्लोबल एमएनसी कॉल्स भी अगर हम देखें तो वो सब लोग भी इंडिया स्पेसिफिक बड़ा बात कर रहे हैं। और हमको ग्राउंड पे दिखता है ना कितने बड़े बड़े अनाउंसमेंट लार्ज कॉर्पोरेट हाउस कर रहे हैं। तो ये अगर के प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करने, तो ये सब 5 से 8 साल का प्रोसेस होता है। तो एक मोमेंटम होता है जो दिखता है क्लियर बिल्ड होते हुए, तो आगे पीछे इसमें तो क्रेडिट ग्रोथ आना ही आना है। और मार्केट हमेशा उस चीज को हमेशा पहले ही डिस्काउंट करेगा उस इवेंट को। सर, एक सेक्टर है जो जिसने सबसे पहले मार्केट में अपने आप को क्या कहते हैं पलट, पहले उसमें ही बाइंग शुरू हो गई और आउट परफॉर्म करना उसने शुरू किया और बहुत मजबूती के साथ वो आगे बढ़ा। आप लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन कैसा है? नहीं, हम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। ऑफ लेट थोड़ा कम किया क्योंकि उसमें सबसे बड़ा मूव आया था, बट उसमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अभी भी बहुत अच्छा है। जैसे आपने ऑटो का एग्जाम्पल दिया, तो हमारा एक बड़ा कॉल है कि 2021 से 2030 के बीच में जो इमर्जिंग मार्केट है वो बहुत अच्छा करेंगे। और इमर्जिंग मार्केट में जो वैल्यू थीसिस है, क्योंकि हम लोगों को ग्लोबली लगता है कि वैल्यू थीसिस का एक टाइम आया है, भले ही उसमें डायरेक्ट ऐसा कोई लीनियर मूव्स नहीं मिलेंगे। जैसे हम नवंबर से देखेंगे तो अप्रैल तक बहुत अच्छा मूव मिला, मई ऑनवर्ड थोड़ा उसमें डिप आया। लेकिन अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव देखें, ये सब जो निग्लेक्टेड और बीटन डाउन कैटेगरी के सेक्टर्स हो गए थे, जैसे कैपिटल गुड हुआ, इंडस्ट्रियल्स हुआ, ऑटो इंसलरी हुआ, पावर सेक्टर हुआ, ऐसे बहुत से जो मैन्युफैक्चरिंग लिंक सेक्टर थे, वो सब में बहुत बड़ा डैमेज हुआ। ऑटो में पर्टिकुलरली हुआ था, चिप्स को लेके इश्यूज थे, ऑयल प्राइसेस को लेके इश्यूज थे, मेटल्स प्राइसेस जो उनका रॉ मटेरियल उसको लेके, तो वहां काफी बड़ा डैमेज हुआ था। तो वो एक पुल बैक रैली आ रही है और हमको लॉन्ग टर्म भी और मीडियम टर्म भी सेक्टर अच्छा लगता है। ठीक है, ऑफ लेट बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिया है, तो ये स्टॉक में भी करेक्शन और कंसोलिडेशन लाजमी है, बट मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में हमको ये इसमें हमको पार्टिसिपेशन रखना है। सर, वो जो ईवी की थीम है वो भी अपना साथ के साथ प्ले हो रही है। आपको लगता है कि ये एक बड़ा डिसरप्शन आने वाले समय में होगा? क्योंकि आपने 2030 तक की बात की है, तो इन बिटवीन ये एक थीम हो सकता है डिसरप्ट करे, या आपका व्यू जानना चाहूँगा। साथ ही अगर इस थीम को भी प्ले करना है तो OEMs के थ्रू हो सकती है, बैंक्स के थ्रू हो सकती है, या फिर एंसिलरीज के थ्रू हो सकती है? देखिए, ये थीम तो ग्लोबली प्ले आउट हो रही है। ओके, इंडिया में हम लोग काफी अर्ली स्टेजेस पे हैं, तो अगर हम ईवी ऐसा थीम देखें तो ग्लोबली बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अगर हम लिथियम ऐसा थीम देखें वो भी बहुत अच्छा लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हम लोग डायरेक्टली बहुत कम चीजों को प्ले आउट, लिथियम का तो कोई प्ले नहीं है। और जो हम ईवी को अगर हम बात करते हैं तो सेलेक्ट ऑटो इंसलरी के थ्रू प्ले कर सकते हैं। इवन जो लार्ज कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, वो उन्होंने भी प्रोसेस स्टार्ट किया है। ओके, तो वो भी मोमेंटम तो गैदर होगा, बट उसका अगर प्ले देखें तो बैटरीज के थ्रू भी प्ले हो सकता है, लेकिन उसमें कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। सिमिलरली अगर हम ईवी की साइकिल की बात करें तो उसमें कॉपर का बहुत बड़ा यूज होता है, कि एक नॉर्मल व्हीकल से 10 टाइम ज्यादा कॉपर यूज होता है, तो कॉपर कंपनीज को बेनिफिट आता है। इसी तरह एल्युमिनियम कंपनीज को बेनिफिट आता है। एलाइड इंडस्ट्री को हम लोग प्ले फिर भी कर पाएंगे। ईवी का बहुत स्पेसिफिक प्ले इंडिया में अवेलेबल अभी नहीं है। ओके, ईवी का भी बहुत स्पेसिफिक प्ले नहीं है। सर, मुझे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेना है, कुछ सेकंड्स का। अभी तुरंत वापस आते हैं और फिर संदीप सर से चर्चा करेंगे कुछ और सेक्टर्स की और कोई ऐसी आइडिया, ऐसी थीम की जो इस वक्त भारत में बहुत प्ले अप हो रही है, क्या उसमें से कुछ पसंद आता है। बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत कर रहे हैं क्वांट म्यूचुअल फंड के फाउंडर और CIO संदीप टंडन जी से। संदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। हम लोगों ने काफ़ी बातचीत की सेक्टर्स पे और मैक्रो पिक्चर्स पे। एक और सेक्टर है जो बहुत उतार चढ़ाव देख चुका है, वो मेटल है। बहुत तेज़ी से ऊपर गया, फिर तेज़ी से शार्प फॉल आई, फिर उसके बाद कुछ जगहों पे ग्रीन शूट दिख रहे हैं। बड़ा वोलेटाइल सेक्टर है। इवन कॉपर के बारे में कहते हैं कि वो इतनी ऊपर से 40% करेक्ट होने के बावजूद प्री कोविड लेवल से 40% अभी भी ऊपर है। तो इतने वोलेटाइल सेक्टर में जहाँ पे दुनिया भर में बड़े केपेक्स हो रहे हैं, बड़े प्लान्स हो रहे हैं, चाइना की भी अपना अलग स्टोरी प्ले हो रही है, क्या मेटल में आप लोगों को बहुत दिलचस्पी नहीं है?
नहीं, हमको तो दिलचस्पी काफी है। इनफैक्ट हम लोग ने सितंबर 2020 और या अक्टूबर 2020 के आसपास अपना इस सेक्टर में एक्सपोजर बढ़ाया था, बोथ फेरस और नॉन फेरस में। ओके, लेकिन अभी जिस तरह फेरस में एक्सपोजर कम कर दिया था और नॉन फेरस में एक्सपोजर मेंटेन रखा है। ओके, तो हमारा क्या सेक्टर का एलोकेशन भी थोड़ा कम हो जाता है और हमको फेरस में थोड़ा यूफोरिया दिखा था और नॉन फेरस में एडवांटेजेस दिखते हैं, तो वो उसको प्ले आउट किया। देखिए, अगर हम इसको लॉन्ग टर्म से बात करें, जैसे मैं आपको बोलता हूँ 2021 से 2000 का ये जो डिकेड है हमारा, ओके, इस डिकेड में वैल्यू थीसिस की हम बात करते हैं, इस डिकेड में हम निगलेक्टेड सेक्टर की बात करते हैं, तो इस डिकेड में कमोडिटी प्राइसेस भी हमको बहुत अच्छा लगता है। ये स्ट्रक्चर बोल रहे हैं कमोडिटीज में। ओके, अगर इसके अंदर सबसे बड़ा प्ले तो एग्री का है, जहां पे बहुत बड़ा मूव दिखता है मेरे को, जिसके कारण ग्लोबल में इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को जो हम लोग जो एनवायरनमेंट देखते हैं काफी चैलेंजेस रहने वाला है। बट अगर हम ओवरऑल कमोडिटीज प्ले आउट करें तो आई थिंक ये साइकिल प्ले आउट हो रही है, क्योंकि ग्लोबली देखिए मॉनेटरी स्टिमुलस फेल हो गया है, अब फिस्कल स्टिमुलस स्टार्ट हुआ है। तो फिस्कल स्टिमुलेट आता है तो बाय डिफॉल्ट ये सब कंजम्पशन थीम्स प्ले आउट होती हैं। अगर हम जैसे इंडिया की बात करते हैं कि कैपेक्स साइकिल हमको प्ले आउट करना है, अगर कैपेक्स साइकिल ग्रो होगी तो हम बिना मेटल्स और बिना मटेरियल्स कंपनीज के तो नहीं ग्रो हो सकता है कि आप कैपेसिटी बिल्ड करेंगे लेकिन हम मेटल्स यूज नहीं करेंगे, ओके, हम सीमेंट यूज नहीं करेंगे, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक थीम है, अगर कैपेक्स साइकिल इतनी बड़ी हम लोगों को दिखती है, जिसमें आज सब लोग कैपिटल गुड्स की बात करते हैं, हम लोग थोड़ा जल्दी थे इस थीम के अंदर, अगर वो थीम है तो लोग मेटल्स को थोड़ा वॉलेटाइल सेक्टर देख के अवॉइड करते हैं कि ग्लोबल मैक्रो से बहुत लिंक होता है, उसमें सेंटिमेंट्स भी बहुत इफेक्ट करते हैं, तो थोड़ा वॉलेटाइल सेक्टर है, उसके काफी लोग इसको अपने पोर्टफोलियो में लेना पसंद नहीं करते और इसको रिस्की कैटेगरी में आइडेंटिफाई करते हैं। बट हमारा ऐसा व्यू है कि अगर आपको लार्जर पिक्चर समझ में आ जाती है, जैसे हम लोगों को क्लैरिटी है कि ये सेक्टर लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव में अच्छा लगता है, तो हम इस पोर्टफोलियो को अपना कोर पोर्टफोलियो में रखना चाहेंगे, डिस्पाइट ये अपना जो उतार चढ़ाव बाजार में हमको देखने को मिलेगा, उसके उसके देखते हुए भी ये सेक्टर हमको बहुत पसंद है। तो हमको नॉन फेरस स्पेस ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे आपको बताया, नॉन फेरस ईवी का एक इनडायरेक्ट प्ले आपको मिलता है, क्योंकि अगर ईवी की थीसिस बिल्ड होती है तो नॉन फेरस में बहुत बड़ा ग्रोथ है और नॉन फेरस का ओवरऑल ग्रोथ ग्लोबली बहुत बड़ा है। तो ये साइकिल हमको पूरी मेटल्स की काफी अच्छी लगती है, अगर हम मीडियम और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखें तो। और कॉपर उसमें से एक बड़ा प्ले है। संदीप सर, आपके पोर्टफोलियो में एक स्टॉक है जो बहुत ज़्यादा अपना हिस्सा लेके बैठा है और बड़ा डाइवर्सिफाइड है, क्या वो एक प्रॉक्सी प्ले है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ शामिल हो जाती हैं? देखिए, हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक जनरली बात नहीं करते हैं, फिर भी आपने एग्जांपल दिया, तो क्या होता है, मैंने इसलिए नाम नहीं लिया सर। मैंने इसलिए नाम नहीं लिया जी। हाँ, बट वो अंडरस्टूड है। जी। बट क्या होता है कि जब हम एक सेक्टर की बात करते हैं, जैसे आपको हम लोग जैसे हाउस जो है वो बिहेवियर फाइनेंस को स्पेशलाइज करते हैं, तो एक मार्केट में कैरेक्टरिस्टिक देते हैं। जैसे अगर हम लोग आईटीसी की बात करते हैं तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी पैनिक था, ये भी सेक्टर, हम ये स्टॉक भी हमारी लार्जर थीसिस में क्वालिफाई करता है, वैल्यू थीसिस था, एकदम निगलेक्टेड टेरिटरी में था। इनफैक्ट जोक्स आना स्टार्ट हो गए थे स्टॉक के ऊपर, और इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करता है ये कंपनी। तो हमने मैक्रो डेटा देखते हुए, कंपनी स्पेसिफिक डेटा और अपना बिहेवियर डेटा देखते हुए इसको आइडेंटिफाई किया था। इसको हम लोगों को एक लार्जर अपॉर्चुनिटी दिखती है इसके अंदर, जो ओपनिंग अप ट्रेड्स का हम बात करें या कैश फ्लो से रिलेटेड, फ्री कैश फ्लो से रिलेटेड बात करें, या इसमें एग्री थीम से रिलेटेड बात करें, या होटल्स से रिलेटेड बात करें, तो एक डाइवर्सिफाइड प्ले था। और उसके अलावा हमारी ये ब्रॉडर हमारा जो वीएलआरटी का फ्रेमवर्क है उसमें क्वालिफाई कर रहा था, इसलिए हमने इसमें बड़ा एक्सपोजर भी लिया। हाई डिविडेंड प्ले आउट कंपनी थी, ओके, उस समय 6 से 8% का डिविडेंड यील्ड आ रहा था हमने जिस प्राइस पे लिया। तो एक हमारी लार्जर थीसिस में प्ले आउट होता है। तो हम लोग कोई भी स्टॉक को देखते हैं जब वो एक्सट्रीम लेवल्स पे होता है, ओके, कि या तो कोई भी स्टॉक निगलेक्टेड टेरिटरी में होता है या एडमायर टेरिटरी में होता है। तो जब बहुत ही एडमायर टेरिटरी में होता है, जैसे सितंबर 2021 में टेक्नोलॉजी स्टॉक हमारे सब एडमायर कैटेगरी में थे, मोस्ट एडमायर कैटेगरी में थे, इसलिए हमने वहां से एक्सपोजर कम करके रादर जीरो कर दिया था, ओके। और उस समय हमने बैंकिंग और आईटीसी ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में बिल्ड किया था, क्योंकि वो एकदम निगलेक्टेड टेरिटरी में थे, और आईटीसी तो एकदम निगलेक्टेड टेरिटरी में था, बीटन जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कोई देखने को भी नहीं तैयार था बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसा एक्सट्रीम चीजों को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, हमको उसमें सेफ्टी दिखती है। जब बहुत चीजें एक्सट्रीम लेवल पे होती हैं तो आपका रिस्क कम हो जाता है वो सेक्टर या स्टॉक में, और उस तरह से हम लोग को एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है।
और बिल्कुल सर उसने प्रूव करके भी दिखाया, ये इसमें कोई शक नहीं कि आउट परफॉर्मर था वो। सर एक और आखिरी सवाल आपसे ये है कि पिछले 1-1.5 साल में बहुत सारे न्यू एज स्टॉक्स आए हैं, नई नई थीम्स पे निकल के आए हैं, नए नए आइडियाज़ हैं, उनको वैल्यू करने के भी नए तरीके हम लोगों को बताए गए कि इनको अब अलग तरीके से आप वैल्यू करिए। बहुत मुश्किलों के दौर से वो गुजर रहे हैं और आने वाले समय में ऐसी और स्टॉक्स आएंगे। तो इस तरीके की जो थीम्स होती हैं उसको आप लोग एसेस करते हैं, कैसे देखते हैं, क्या व्यू होता है आप लोगों का? देखिए, हम लोग तो जैसे हम लोगों का जो फ्रेमवर्क है उसमें वैल्यूएशन एनालिटिक्स को हम लोग 1/3 वेटेज देते हैं और 2/3 वेटेज लिक्विडिटी और मैक्रो डेटा को देते हैं। ओके, तो वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कंपनी में कैश फ्लो नहीं है, ओके, अगर इमीडिएटली बेसिस पे कैश फ्लो नहीं है, 3 साल 5 साल तो आप देख पाते हैं, बट जहां पे इनडेफिनेट इनपे कैश फ्लो नहीं दिखता है तो उनको लेना और जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एटलीस्ट हमारे फ्रेमवर्क में बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने ये सब कंपनियों को पार्टिसिपेट भी नहीं किया। ओके, दूसरी चीज, आज पोस्टमार्टम एनालिसिस करना बहुत आसान है, बट एक थीसिस थी कि जिसके कारण हमने इसको पार्टिसिपेट नहीं किया। इसका हम दूसरे तरीके से भी देखते हैं। इनफैक्ट हमने जब सितंबर अक्टूबर 2021 में एक बड़ा कॉल लिया था कि मार्केट में यूफोरिया दिखता है, तो एक खास तौर पे हमने न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज की भी बात करी थी उसमें कि इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिसको हम लोग परसेप्शन एनालिटिक्स के थ्रू मेजर करते हैं, जो ग्लोबल यूफोरिया था इन सब कंपनी के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, मतलब वो मल्टी डिकेड हाई यूफोरिया था। तो उस तरह का यूफोरिया तो हमने बहुत सालों में नहीं देखा था। तो जब इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक आता है तो हम लोग बहुत कॉशियस होते हैं। उस बैकग्राउंड में मैं ये नहीं बोलता हूं कि सब कंपनी न्यू एज कंपनीज खराब है, बट वो क्या 80-20 का रेशियो अपना काम आता है। उसमें 20% कंपनियां ही डिलीवर करेंगी, 80% कंपनीज डिलीवर नहीं करेंगी। लेकिन एक साइकिल को कंप्लीट होने दीजिए, 2-3 साल उनका प्ले आउट देखते हैं, किस तरह से ये कैश फ्लो जनरेट करते हैं या क्या किस तरह से इनका बिजनेस मॉडल प्ले आउट होता है। तो हम 3-4 साल का टाइम देंगे सब कंपनियों को। उससे पहले बड़ा कॉल नहीं ले सकते सेक्टर के अंदर, उससे पहले बड़ा कॉल ले सकते। बिल्कुल सही। और संदीप सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है और आगे का आउटलुक बहुत ही बढ़िया है और एक लॉन्ग व्यू भी मिला। तो जो भी दर्शक इस शो को देख रहे हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको क्वांट फ्लेक्सी कैप को देखना चाहिए। आउट परफॉर्मर है, बहुत अच्छा मैनेज किया सर ने, तो वो इसमें अपने निवेश की राय ले सकते हैं। आप भी पढ़िए, थोड़ा और समझिए, सुनिए, देखिए और भी राय लीजिए और इसको आप अपने निवेश के लिए चुन सकते हैं। संदीप सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।